माया पंछी का समूह, अध्याय 22, सेंट मंगोज, जादुई रोग एवं दुर्घटना, अस्पताल। हैरी को इस बात से बड़ी राहत मिली कि मैगोनिकल ने उसकी बात को गंभीरता से लिया था। प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा, वीजली तुम्हें भी चलना चाहिए। नेविल, डीम और सीमस के पास से गुजरते हुए वो दोनों प्रोफेसर मैगोनिकल के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गए। हैरी को महसूस हुआ उसके भीतर की दहशत किसी भी पल बाहर निकल सकती है। वो दौड़ना चाहता था, वो डंबलडोर को चिल्लाकर बताना चाहता था। उन लोगों के धीरे धीरे चलते समय मिस्टर वीजली का खून तेजी से बह रहा था। अगर वो दांत जहरीले हुए तो कितना बुरा हो सकता है। वो मिसेस नॉरिस के पास से गुजरे। मिसेस नॉरिस दूर चली गईं। कुछ ही मिनट में वो पत्थर के उस गारगोइल के पास पहुंच गए जो डंबलडोर के ऑफिस के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा था। प्रोफेसर मैगोनिकल बोली, फिजिंग वीजबी। गारगोइल सजीव होकर एक तरफ हट गया। उसके पीछे की दीवार दो हिस्सों में बट गई। पत्थर की घुमावदार सीढ़ियां दिखने लगीं जो चलती हुई ऊपर जा रही थीं। आधी रात से ज्यादा होने के बाद भी कमरे के भीतर से आवाजें आ रही थीं, बहुत सारी आवाजें, जैसे डंबलडोर कम से कम 1 दर्जन लोगों से बातें कर रहे हों। प्रोफेसर मैगोनिकल ने गरुड़ के आकार की कुंडी से 3 बार दस्तक दी। आवाजें बंद हो गईं। दरवाजा अपने आप खुल गया। प्रोफेसर मैगोनिकल हैरी और रॉन को भीतर ले गईं। कमरा आधे अंधेरे में था। चांदी के अजीब से यंत्र टेबलों पर खामोश पड़े थे और अब भी धुएं की लकीरें छोड़ रहे थे। दरवाजे के पीछे हंस जितना बड़ा एक शानदार लाल सुनहरा पक्षी ऊँघ रहा था और उसका सिर उसके पंख के नीचे था। ओह प्रोफेसर मैगोनिकल, आप हैं? और ओह, डंबलडोर ने अपने डेस्क के पीछे ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठे बैठे कहा। वो मोमबत्ती की रोशनी के घेरे में आगे झुके थे जो उनके सामने रखे कागजों पर रोशनी कर रही थी। प्रोफेसर डंबलडोर, पॉटर को एक बुरा सपना आया है। हैरी ने जल्दी से कहा, वो सपना नहीं था। प्रोफेसर मैगोनिकल ने मुड़कर हैरी को देखा, त्योरियां चढ़ा ली। ठीक है पॉटर, अब हेडमास्टर को इसके बारे में तुम ही बताओ। देखिए, मैं सो रहा था, लेकिन ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये सच्चा था। मैंने होते हुए देखा है। उसने एक गहरी सांस खींची। मिस्टर वीजली पर एक बड़े सांप ने हमला किया है। उसके मुंह से निकल कर ये शब्द हवा में गूंजने लगे। वो थोड़े मूर्खतापूर्ण, यहाँ तक कि मजाकिया लग रहे थे। खामोशी छाई रही। रॉन सफेद चेहरे और सदमे के साथ कभी हैरी तो कभी डंबलडोर को देख रहा था। देखिए, मैं नहीं जानता। तुमने ये कैसे देखा? डंबलडोर ने धीरे से पूछा। वो हैरी की तरफ नहीं देख रहे थे। देखिए, मैं नहीं जानता। आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझे, डंबलडोर ने उसी शांत अंदाज में कहा। मेरा मतलब है, क्या तुम याद कर सकते हो कि घटना के वक्त तुम कहाँ पर थे? तुम शिकार के पास थे या ऊपर से इस घटना को देख रहे थे? ये सवाल इतना अजीब था कि हैरी मुंह फाड़े डंबलडोर की तरफ देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सब पता हो। मैं ही सांप था। मैंने ये सब सांप के नजरिए से देखा था। एक पल तक कोई कुछ नहीं बोला। रॉन का चेहरा पीला पड़ चुका था। डंबलडोर ने रॉन की तरफ देखते हुए ज्यादा तीखी आवाज में पूछा, क्या आर्थर बुरी तरह घायल है? हाँ, हैरी ने जोर देकर कहा। वो लोग समझने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? क्या उन्हें एहसास नहीं था कि दांत काफी पहले गड़ चुके हैं और अब उनका कितना सारा खून बह चुका होगा? डंबलडोर उसकी तरफ देखने का शिष्टाचार क्यों नहीं निभा रहे हैं? लेकिन डंबलडोर खड़े हो गए। वो इतनी तेजी से खड़े हुए कि हैरी उछल पड़ा। डंबलडोर ने छत के बहुत करीब लटक रही एक पुरानी तस्वीर से कहा, एवरॉड और डिलिस, आप भी। झब्बेदार काली धारी और भूरे चेहरे वाला जादूगर उसके पास वाले फ्रेम के लंबे सफेद घूंघर वाली बूढ़ी जादूगरनी गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन उन्होंने फौरन आंखें खोल ली। डंबलडोर ने पूछा, आप लोग सुन रहे थे? जादूगर ने सिर हिलाया। जादूगरनी बोली, जाहिर है। डंबलडोर ने कहा, उस आदमी के बाल लाल हैं और उसने चश्मा लगा रखा है। एवरॉड, आप चेतावनी दे दें। आप सुनिश्चित करें कि उसे सही लोग खोज लें। दोनों सिर हिलाकर अपने फ्रेम से चल दिए। बहरहाल पास की तस्वीरों में प्रकट होने की बजाय कोई भी दोबारा नहीं दिखा। एक फ्रेम में अब काले पर्दे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, जबकि दूसरे में चमड़े की बस एक आकर्षक कुर्सी थी। अचानक उसे समझ में आ गया कि उनके दरवाजा खटखटाते समय डंबलडोर किससे बातें कर रहे थे। एवरॉड और डिलिस हॉगवर्ट्स के सबसे प्रख्यात हेडमास्टरों में से हैं, डंबलडोर ने कहा। अब वो हैरी, रॉन और प्रोफेसर मैगोनिकल के पास से घूमकर सोते हुए पक्षी की तरफ जा रहे थे जो दरवाजे के पास अपने अड्डे पर बैठा था। उनकी ख्याति इतनी ज्यादा है कि दोनों की तस्वीरें जादूगरों की सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं में हैं।
चूंकि वो अपनी तस्वीरों में आराम से आ जा सकते हैं, इसलिए वो हमें बता सकते हैं दूसरी जगह क्या हो रहा है। हैरी ने कहा, लेकिन मिस्टर वीजली कहीं भी हो सकते हैं। आप तीनों बैठ जाएं, डंबलडोर ने कहा, जैसे हैरी ने कुछ बोला ही ना हो। प्रोफेसर मैगोनिकल, कृपया कुछ कुर्सियों की व्यवस्था कर लें। एवरॉर्ड और डिलीज अभी कुछ मिनट तक नहीं लौटेंगे। प्रोफेसर मैगोनिकल ने ड्रेसिंग गाउन की जेब से छड़ी निकालकर लहराई। हवा में 3 कुर्सियां प्रकट हो गईं। ये कुर्सियां लकड़ी की थीं, सीधी पीठ वाली थीं। हैरी बैठ गया और डंबलडोर को देखता रहा। डंबलडोर अब एक उंगली से ज्वाला के पंखदार सुनहरे सिर को सहला रहे थे। उसने अपना सिर उठाया और अपनी चमकीली आंखों से डंबलडोर को देखने लगा। डंबलडोर ने बहुत धीरे से उस पक्षी से कहा, हमें चेतावनी की जरूरत है। आग की एक लपट उठी और माया पंछी चला गया। डंबलडोर अब चांदी के एक नाजुक यंत्र के पास पहुंचे। हैरी को नहीं पता था इस यंत्र से क्या होता है। वो उस यंत्र को लेकर अपनी डेस्क तक पहुंचे, उन लोगों के सामने बैठे और अपनी छड़ी की नोक से उसे हल्के से ठूंका। यंत्र में जान आ गई। ऊपर वाली छोटी सी चांदी की नली से पीला हरा धुआं निकलने लगा। डंबलडोर भौहें चढ़ाकर धुएं को गौर से देखने लगे। कुछ सेकंड बाद धुआं बढ़ गया, गहरा हो गया, हवा में छल्ले बनने लगे। उसके सिरे से एक सांप का सिर बन गया, जिसका मुंह चौड़ा खुला हुआ था। हैरी सोच रहा था कि क्या वो यंत्र उस सपने की पुष्टि कर रहा था। उसने उत्सुकता से डंबलडोर की तरफ देखा ताकि उनकी किसी मुद्रा से समझ जाए कि वो सही था, लेकिन डंबलडोर ने ऊपर नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल, डंबलडोर जैसे खुद से बोले और बिना किसी हैरानी के धुएं की लकीर को देखते रहे, निश्चित लेकिन मूल रूप से विभाजित। हैरी को इस सवाल का सिर पैर समझ में नहीं आया। बहरहाल धुएं का सांप तत्काल 2 सांपों में बट गया। अब दोनों ही हवा में उमड़ने लगे। थोड़े संतोष के भाव से डंबलडोर ने यंत्र को अपनी छड़ी से हल्के से ठूंका। आवाज धीमी हो गई, खत्म हो गई। धुएं के सांप हल्के पड़ गए और धुंध में बदल कर गायब हो गए। हैरी पूछना चाहता था ये अजीब चांदी का यंत्र किस लिए था, लेकिन तभी उसकी दाहिनी तरफ की दीवार से एक आवाज आई। एवरॉर्ड नाम का जादूगर अपनी तस्वीर में लौट आया था। वो हाँफ रहा था। डंबलडोर ने तत्काल पूछा, क्या खबर है? मैं जब तक चिल्लाता रहा जब तक कि कोई भागता हुआ वहां नहीं आ गया, जादूगर ने कहा, जो अपने पीछे लगे पर्दे से माथा पूंछ रहा था। मैंने उससे कहा कि मैंने नीचे की मंजिल पर किसी की आवाज सुनी है। वो तय नहीं कर पा रहा था कि मेरी बात पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन वो जांच करने के लिए नीचे गया। आप तो जानते ही हैं, नीचे तस्वीरें नहीं हैं, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता था। खैर कुछ मिनट बाद वो उसे उठाकर ले आए हैं। उसकी हालत अच्छी नहीं दिख रही थी, वो खून में लथपथ था। उनके जाते समय मैं अच्छी तरह से देखने के लिए एल्फ्रिडा क्रेग की तस्वीर तक भागा था। अच्छी बात है, मुझे लगता है कि डिलिस ने उसे आते हुए देख लिया होगा। फिर कुछ पल बाद ही सफेद घूंगर वाली जादूगरनी भी अपनी तस्वीर में लौट आई, अपनी कुर्सी में धंस गई। हाँ, डंबलडोर उसे सेंट मंगोज ले गए हैं। वो उसे मेरी तस्वीर के पास से लेकर गए हैं। उसकी हालत खराब दिख रही थी। धन्यवाद, डंबलडोर ने कहा। उन्होंने मुड़कर प्रोफेसर मैगोनिकल को देखा। मिनर्वा, मैं चाहता हूं आप जाकर बाकी वीजली बच्चों को जगा दें, ठीक है? प्रोफेसर मैगोनिकल उठकर खड़ी हुई, तेजी से दरवाजे तक गईं। हैरी ने रॉन की तरफ कनखियों से देखा, जो दहशत में था। प्रोफेसर मैगोनिकल ने दरवाजे पर ठहरते हुए पूछा, और डंबलडोर, मॉली को खबर कौन देगा? ये काम ज्वाला कर देगा जब वो किसी के आने की चेतावनी देने का काम पूरा कर लेगा, डंबलडोर ने कहा। लेकिन हो सकता है वो ये बात पहले से ही जानती हो। उसकी घड़ी कमाल की है। हैरी जानता था डंबलडोर उस घड़ी का जिक्र कर रहे हैं जो समय नहीं बल्कि वीजली परिवार के सदस्यों का पता, ठिकाना और स्थिति बताती थी। एक टीस के साथ उसने सोचा, मिस्टर वीजली वाला कांटा इस वक्त जानलेवा खतरे की तरफ इशारा कर रहा होगा। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, शायद मिसेस वीजली सो चुकी होंगी और घड़ी नहीं देख रही होंगी। ये याद करके हैरी कांप गया कि मिसेस वीजली का बहरूपिया मिस्टर वीजली के बेजान शरीर में बदल गया था। उसका चश्मा तिरछा हो गया था और उनके चेहरे से खून बह रहा था। लेकिन मिस्टर वीजली नहीं मरेंगे, वो नहीं मर सकते। डंबलडोर अब हैरी और रॉन के पीछे की अलमारी में कुछ खोज रहे थे। उन्होंने एक पुरानी काली केतली निकाली, जिसे सावधानी से डेस्क पर रख दिया। वो अपनी छड़ी उठाकर बुदबुदाए, आवागमनो। एक पल के लिए केतली कांपी, एक अजीब नीली रोशनी में चमकी, फिर शांत होकर पहले जैसे काली दिखने लगी। डंबलडोर एक तस्वीर के पास गए। उसमें एक चतुर दिखने वाला जादूगर था, जिसकी दाढ़ी नुकीली थी। वो नाग शक्ति के हरे और चांदी जैसे रंग के कपड़े पहने था और गहरी नींद में था।
डंबलडोर ने जगाने की कोशिश की तो उसने उनकी आवाज नहीं सुनी। फिनिस, फिनिस! तस्वीरों में लगे जादूगर और जादूगरनियां आप सोने का नाटक नहीं कर रहे थे। वो अपने अपने फ्रेम में इधर उधर सरक रहे थे, जबकि चतुर दिखने वाला जादूगर सोने का नाटक करता रहा। तो उनमें से भी कुछ लोग उसका नाम चिल्लाने लगे, फिनिस, फिनिस! किसी ने मुझे पुकारा? मुझे तुम्हारी जरूरत है फिनिस। मैं चाहता हूँ अपनी तस्वीर में जाओ और मैं एक संदेश भेजना चाहता हूँ। मेरी दूसरी तस्वीर में? ओह नहीं डंबलडोर, आज रात को मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिनिस की आवाज हैरी को जानी पहचानी लगी। वो सोच पाता कि पहले उसने कहाँ सुनी है। इससे पहले ही आसपास की लगी तस्वीरों में विरोध और हो हल्ला होने लगा। आदेश की अवहेलना! लाल नाक वाले मोटे जादूगर ने गरज कर कहा और अपने मुक्के लहराए। कर्तव्य से विमुखता! हम हॉगवर्ट्स के वर्तमान हेडमास्टर के आदेशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं। एक कमजोर दिखने वाले बूढ़े जादूगर ने चिल्लाकर कहा, जिन्हें देखकर हैरी पहचान गया कि वो डंबलडोर के पूर्ववर्ती हेडमास्टर आर्मंडो डिपेट हैं। फिनिस, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या मैं उसे तैयार करूं डंबलडोर? एक जादूगरनी ने असामान्य मोटी छड़ी उठाकर कहा, जो लकड़ी के मुदगर जैसी थी। ओह बहुत अच्छा! फिनिस नाम के जादूगर ने छड़ी को थोड़ा डर कर देखते हुए कहा। हालांकि हो सकता है अब तक उसने मेरी तस्वीर फेंक दी हो। उसने ज्यादातर पारिवारिक चीजें पहले ही फेंक दी हैं। सीरियस जानता है कि उसे तुम्हारी तस्वीर संभाल कर रखनी है, डंबलडोर ने कहा और हैरी तत्काल समझ गया उसने फिनिस की आवाज कहाँ सुनी थी। ग्रिमाल्ड चौक के बेडरूम के खाली दिखने वाले फ्रेम में। आपको उसे संदेश देना है कि आर्थर वीजली गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और आर्थर की पत्नी, बच्चे और हैरी पॉटर जल्दी ही उसके घर पहुंचने वाले हैं। आप समझ गए ना? आर्थर वीजली घायल, पत्नी, बच्चे और हैरी पॉटर रहने आ रहे हैं। फिनिस ने नीरस आवाज में दोहराया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। वो तस्वीर के फ्रेम में एक तरफ हुआ और गायब हो गया। ठीक उसी पल एक बार फिर दरवाजा खुल गया। प्रोफेसर मैगोनिकल, फ्रेड, जॉर्ज और जिनी को लेकर अंदर आ गई थीं। वो तीनों अस्त व्यस्त और सदमे में थे। अभी नाइट सूट पहने थे। हैरी, क्या हुआ? जिनी ने पूछा, जो डरी हुई दिख रही थी। प्रोफेसर मैगोनिकल कहती हैं तुमने डैडी को घायल होते देखा। तुम्हारे डैडी माया पंछी के समूह का काम करते हुए घायल हो गए हैं, डंबलडोर ने हैरी के जवाब देने से पहले कहा। उन्हें सेंट मंगोस जादुई रोग और दुर्घटना अस्पताल में ले जाया गया है। मैं तुम लोगों को सीरियस के घर भेज रहा हूँ, जो अस्पताल आने जाने के लिहाज से तुम्हारे घर से ज्यादा आरामदेह रहेगा। वहीं पर तुम्हें तुम्हारी मम्मी मिल जाएंगी। हम जा कैसे रहे हैं? फ्रेड ने कहा, जो सदमे में दिख रहा था। छू पाउडर से? नहीं, छू पाउडर इस वक्त सुरक्षित नहीं है। नेटवर्क की निगरानी हो रही है। तुम लोग आवागमन कुंजी से जाओगे। उन्होंने पुरानी केतली की तरफ इशारा किया, जो मासूमियत से उनकी डेस्क पर रखी हुई थी। हम फिनिस, नाइजेलस की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तुम लोगों को भेजने के पहले मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि रास्ता साफ हो। तभी ऑफिस के बीचों बीच आग की एक लपट दिखी। एक सुनहरा पंख धीरे से तैरकर फर्श पर आ गया। ये ज्वाला की चेतावनी है, डंबलडोर ने पंख को पकड़ते हुए कहा। प्रोफेसर अम्बरिश को पता चल गया है तुम लोग अपने पलंग पर नहीं हो। मिनर्वा, जाकर उन्हें रोको, कोई कहानी सुनाओ। प्रोफेसर मैगोनिकल इतनी फुर्ती से गईं कि उनके गाउन की बस झलक ही दिखी। वो कहता है कि उसे खुशी होगी। डंबलडोर के पीछे से एक बोरियत भरी आवाज आई। फिनिस नाम का जादूगर अपने नाग शक्ति वाले बैनर के सामने दोबारा प्रकट हो चुका था। मेरे पर पोते की रुचि बड़े अजीब मेहमानों में है। यहाँ आओ, डंबलडोर ने हैरी और वीजली परिवार के बच्चों से कहा, और जल्दी करो, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए। हैरी और बाकी बच्चे डंबलडोर की डेस्क के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। तुम सभी पहले आवागमन कुंजी का इस्तेमाल कर चुके हो? डंबलडोर ने पूछा। सबने सिर हिलाया और काली केतली के किसी हिस्से को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। बहुत बढ़िया, 3 की गिनती पर 1, 2। ये 1 सेकंड में हो गया। डंबलडोर जब 3 बोलने के पहले पल भर रुके तो हैरी ने उनकी तरफ देखा। वो बहुत करीब थे और डंबलडोर की साफ नीली निगाह हैरी के चेहरे पर पड़ी। तत्काल हैरी का निशान जलने लगा, सफेद हो गया, जैसे पुराना घाव खुल गया हो। हैरी के अंदर नफरत की इतनी तेज लहर उठी जिसे वो नहीं चाहता था, पसंद नहीं करता था, लेकिन जो बहुत प्रबल थी। उस पल वो हमला करना चाहता था, उन्हें काटना चाहता था, उनके शरीर में अपने जहरीले दांत गड़ाना चाहता था। 3।
हैरी की नाभि के पीछे जोरदार झटका लगा। उसके पैरों के नीचे से फर्श ओझल हो गया। उसका हाथ केतली से चिपक गया। वो दूसरों से टकरा रहा था और फिर उसके पैर जमीन पर इतनी तेजी से टकराए कि उसके घुटने मुड़ गए। केतली जमीन पर गिर पड़ी और करीब से क्रिचर की आवाज आ गई, दोबारा आ गए बदजात बच्चों। क्या सच है इनका बाप मर रहा है? बाहर जाओ। एक दूसरी आवाज गरजी। हैरी उठकर खड़ा हो गया। वो लोग ग्रिमोल्ड चौक के 12 नंबर के उदास तल घर वाले किचन में आ गए थे। रोशनी सिर्फ आग और एक हिलती हुई मोमबत्ती से आ रही थी। वहां साफ दिख रहा था सीरियस अकेला रात का खाना खा रहा था जो उसने अधूरा छोड़ दिया था। क्रिचर अपनी कमर के कपड़े को ऊपर खींचते हुए हॉल के दरवाजे से गायब हो रहा था और दुष्टता से पीछे देख रहा था। सीरियस चिंतित दिखता हुआ जल्दी से उनकी तरफ आया। उसकी दाढ़ी नहीं बनी थी, वो अपने दिन के कपड़ों में ही था। उसके पास से मंडंगस जैसी शराब की बदबू आ रही थी। क्या हुआ? उसने जिनी को उठाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हुए पूछा। फिनिस नाइजेलस ने बताया कि आर्थर बुरी तरह घायल हो गया है। फ्रेड ने कहा, हैरी से पूछो। हाँ, मैं भी पूरी बात सुनना चाहता हूँ, जॉर्ज ने कहा। जुड़वा भाई और जिनी उसे घूर रहे थे। क्रिचर के कदमों की आहट बाहर सीढ़ियों पर रुक गई थी। देखो, हैरी ने दोबारा शुरू किया और फिर उसने उन्हें बताया कि उसने क्या देखा था। हालांकि उसने सपने में थोड़ा बदलाव कर लिया था। उसने इस तरह बताया जैसे उसने सांप को हमला करते हुए देखा हो। रॉन का चेहरा भी बहुत सफेद था। उसने हैरी पर निगाह डाली लेकिन बोला कुछ नहीं। हैरी को पता नहीं था कि ये उसका वहम था या नहीं, लेकिन उसे लगा कि उनकी निगाह में दोषारोपण की झलक थी। अगर वो हमले को देखने के लिए उसे दोष दे रहे थे तो उसे खुशी थी कि उसने ये नहीं बताया कि उस सांप के भीतर वो खुद था। फ्रेड ने सीरियस की ओर मुड़ते हुए कहा, क्या मम्मी यहाँ हैं? उन्हें पता तो चल ही गया होगा। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अम्बरिज के पहुंचने के पहले तुम्हें वहां से निकाल लिया जाए। मुझे उम्मीद है डंबलडोर अब मॉली को इस घटना की जानकारी दे रहे होंगे। हमें सेंट मंगोज पहुंचना होगा, जिनी ने व्यग्रता से कहा। उसने अपने भाइयों की तरफ देखा जो अभी पजामे में थे। सीरियस, क्या तुम हमें चोगे दे सकते हो? सीरियस ने कहा, जरा ठहरो, तुम इस तरह भागते हुए सेंट मंगोज नहीं जा सकते। फ्रेड ने विद्रोही स्वर में कहा, हम सेंट मंगोज क्यों नहीं जा सकते हैं? आखिर वो हमारे डैडी हैं। और तुम क्या बताओगे? तुम्हें आर्थर पर हुए हमले के बारे में कैसे पता चला, जबकि अभी अस्पताल वालों ने तो उसकी पत्नी तक कोई खबर नहीं दी है? जॉर्ज ने गर्म होते हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? सीरियस ने गुस्से में कहा, फर्क पड़ता है, क्योंकि हम इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते कि हैरी को सैकड़ों मील दूर होने वाली घटनाओं की झलक दिख रही है। क्या तुम्हें अंदाजा है मंत्रालय इस जानकारी का क्या करेगा? फ्रेड और जॉर्ज को देखकर लग रहा था जैसे उन्हें इस बात की कतई परवाह नहीं है। रॉन का चेहरा राख जैसा था और वो खामोश था। जिनी बोली, कोई और भी तो हमें बता सकता था, हैरी के अलावा और भी तो किसी से ये बात पता चल सकती है। जैसे कौन? सीरियस ने अधीरता से कहा, सुनो, तुम्हारे डैडी माया पंछी के समूह का काम करते समय घायल हुए हैं। परिस्थितियां वैसे भी संदिग्ध हैं। घटना के कुछ ही पल बाद उनके बच्चों को ये खबर पता लगने से संदेह बढ़ जाएगा। माया पंछी के समूह को गंभीर नुकसान हो सकता है। फ्रेड चिल्लाया, हमें किसी समूह वमूह की परवाह नहीं है। हम अपने डैडी के बारे में बात कर रहे हैं जो मौत से जूझ रहे हैं। सीरियस भी उतने ही गुस्से में बोला, तुम्हारे डैडी जानते थे इसका अंजाम क्या हो सकता है। माया पंछी के समूह के लिए मुश्किलें पैदा करने पर वो तुम्हें धन्यवाद नहीं देंगे। तुम इसलिए समूह में नहीं हो क्योंकि तुम समझते ही नहीं हो कि ऐसी भी चीजें होती हैं जिनके लिए जान देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए कहना आसान है, मैं देख रहा हूं तुम खुद कोई जोखिम नहीं ले रहे हो। फ्रेड गरजा। सीरियस के चेहरे का रंग उड़ गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो फ्रेड को मारना चाहता हो, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। शांत स्वर में बोला, मैं जानता हूं ये मुश्किल है। हमें यहीं रहना है जब तक कि हमें तुम्हारी मम्मी से पता न चले, ठीक है? फ्रेड और जॉर्ज अभी बगावत के मूड में थे। बहरहाल जिनी सबसे करीब वाली कुर्सी की तरफ कुछ कदम बढ़ी और धंस गई। हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जिसने सिर झुकाने और कंधे उचकाने के बीच की एक अजीब हरकत की और दोनों बैठ गए। जुड़वा भाइयों ने 1 मिनट तक सीरियस को घूरा और फिर वो भी जिनी के पास बैठ गए। ठीक है, चलो अब हम इंतजार करते समय कुछ पी लेते हैं। आगमन हो बटर बियर। सीरियस ने उत्साह बढ़ाते हुए बटर बियर पास बुला ली। उसने बोलते समय अपनी छड़ी हिलाई और आधा दर्जन बोतलें पेंट्री से निकलकर उनकी तरफ उड़ती हुई आ गईं। हैरी सिर्फ इसलिए पी रहा था ताकि वो अपने हाथों का कुछ कर सके। उसके पेट में उबलता हुआ भयंकर अपराध बोध भरा था। अगर वो नहीं होता तो वो सब यहाँ नहीं होते। वो सब इस वक्त बिस्तर में सो रहे होते।
हालांकि उसका बटर बियर वाला हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए सोचा, मूर्ख मत बनो, तुम्हारे दांत जहरीले नहीं हैं, तुम तो अपने पलंग पर लेटे हुए थे, तुम किसी पर हमला नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, तो फिर डंबलडोर के ऑफिस में कुछ समय पहले क्या हुआ था? मैं डंबलडोर पर भी तो हमला करना चाहता था। उसने बोतल ज्यादा जोर से रख दी, जिससे बटर बियर टेबल पर छलक गई, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। तभी हवा में आग की लपट दिखी, जिससे उनके सामने की गंदी प्लेटें चमकने लगीं। वो सदमे से चीखे। एक चर्मपत्र हल्की आवाज के साथ टेबल पर आकर गिर गया, जिसके साथ सुनहरे माया पंछी की पूंछ का एक पंख था। ज्वाला? सीरियस ने तत्काल कहा और चर्मपत्र को झपट कर उठा लिया। ये डंबलडोर की लिखावट नहीं है, ये तुम्हारी माँ का संदेश होगा, देखो। उसने चिट्ठी जॉर्ज के हाथ में थमा दी, जिसने उसे फाड़ कर खोला और पढ़ा, डैडी जिंदा हैं, मैं सेंट मंगोज जा रही हूँ, जहाँ भी रहो वहीं रहो, जितनी जल्दी हो सकेगा खबर भेजूंगी, मम्मी। जॉर्ज ने टेबल के चारों तरफ देखा, अब भी जिंदा है, लेकिन इससे तो ऐसा लगता है कि उसे वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं थी। इससे हैरी को भी ऐसा लगा जैसे मिस्टर वीजली जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अब भी बहुत पीले चेहरे वाले रॉन ने माँ की चिट्ठी के पीछे वाले हिस्से को घूरा, जैसे उसे उम्मीद हो वहां राहत भरे कुछ शब्द मिल जाएंगे। फ्रेड ने चर्मपत्र जॉर्ज के हाथों से खींचकर पढ़ा और फिर हैरी की तरफ देखा। हैरी ने पहले कभी बैठे बैठे इतनी लंबी रात नहीं काटी थी। सीरियस ने एक बार आधे अधूरे मन से सुझाव दिया कि वो सब सो जाएं, लेकिन वीजली बंधुओं की हिकारत भरी नजर से उसे जवाब मिल गया। फ्रेड की झपकी लग गई थी और उसका सिर उसके कंधे पर लुढ़क गया था। जिनी कुर्सी पर बिल्ली की तरह दुबकी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। हैरी को उनमें आग का प्रतिबिंब दिख रहा था। रॉन हाथों में सिर छिपाए बैठा था। ये बताना असंभव था कि वो जाग रहा था या सो रहा था। हैरी और सीरियस बार बार एक दूसरे को देख रहे थे। वो दोनों ही बाहरी लोग थे जो परिवार के दुख में शामिल थे। वो सब इंतजार करते रहे। रॉन की घड़ी में जब सुबह के 5:10 हुए तो किचन का दरवाजा खुला। मिसेस वीजली अंदर दाखिल हुई। वो बहुत पीली दिख रही थी, लेकिन जब सभी ने एक साथ उनकी तरफ देखा तो फ्रेड, रॉन और हैरी अपनी कुर्सियों से आधे उठ गए। उन्होंने एक फीकी मुस्कान दी। आर्थर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज थकान के कारण कमजोर थी। वो सो रहे हैं, हम सब बाद में जाकर उनसे मिल सकते हैं। विल इस वक्त उनके पास हैं, वो ऑफिस से सुबह की छुट्टी ले रहा है। फ्रेड अपनी कुर्सी में दोबारा धंस गया। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। जॉर्ज और जिनी तेजी से खड़े होकर अपनी माँ के गले लग गए। रॉन ने कांपती हंसी निकाली और अपनी बटर बियर एक ही सांस में पी ली। नाश्ता? सीरियस ने चहकते हुए कहा, उछलकर खड़ा हो गया। वो घटिया घरेलू जिन्न कहाँ गया? क्रेचर! लेकिन क्रेचर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। ओह छोड़ो। उसने अपने सामने के लोगों को गिना, तो 7 लोगों के लिए नाश्ता, मुझे लगता है बेकन और अंडे, इसके अलावा चाय और टोस्ट। हैरी जल्दी से मदद करने के लिए स्टोव के पास पहुंच गया। वो वीजली परिवार की खुशी में बाधक नहीं बनना चाहता था, और वो उस पल से डर रहा था जब मिसेस वीजली उससे अपना सपना दोहराने को कहेंगी। बहरहाल उसने अभी ड्रेसर से प्लेटें निकाली थीं कि मिसेस वीजली ने प्लेट उसके हाथ से ले ली और उसे गले से लगा लिया। उन्होंने रुंधे गले से कहा, हैरी, अगर तुम नहीं होते तो जाने क्या होता। उन्हें घंटों तक आर्थर का पता नहीं चलता, बहुत देर हो चुकी होती, लेकिन तुम्हारे बदौलत आर्थर जीवित हैं। डंबलडोर ने इस बारे में एक बहुत अच्छा बहाना खोज लिया है कि आर्थर किस कारण वहां थे। तुम्हें अंदाजा नहीं है, ऐसा नहीं होने पर कितनी मुश्किल हो जाती। बेचारे स्टर्गिस को देखो। हैरी से उनकी कृतज्ञता बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने उसे जल्दी ही छोड़ दिया। लेकिन फिर वो सीरियस की तरफ मुड़कर उसे धन्यवाद देने लगी कि उसने रात भर उनके बच्चों की देखभाल की। सीरियस ने कहा कि उसे मदद करके खुशी हुई है। उसने ये प्रस्ताव भी रखा कि जब तक मिस्टर वीजली अस्पताल में हैं, वो वहीं रहें। ओह सीरियस, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लगता है उन्हें अभी कुछ समय अस्पताल में रहना पड़ेगा। यहाँ रहने पर हम उनके ज़्यादा करीब रह सकते हैं। जाहिर है इसका मतलब है हम क्रिसमस यहीं मनाएंगे। जितने ज़्यादा हों उतना ही अच्छा है, सीरियस ने सच्ची गर्मजोशी से कहा। मिसेस वीजली उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई, एप्रिन पहना और नाश्ता बनाने लगी। सीरियस, हैरी बुदबुदाया, क्योंकि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? अभी
वो सीरियस के आगे आगे अंधेरी पेंट्री में चला गया। बिना किसी भूमिका के हैरी ने अपने गॉडफादर को अपने सपने का हर विवरण सुना दिया, जिसमें ये तथ्य भी शामिल था कि वो खुद सांप था जिसने मिस्टर वीजली पर हमला किया था। जब वो सांस लेने के लिए रुका तो सीरियस ने पूछा, क्या तुमने डंबलडोर को ये बात बताई थी? हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे इस बात का मतलब नहीं बताया। देखो, वो आजकल मुझे कुछ नहीं बताते हैं। सीरियस ने शांति से कहा, मुझे यकीन है अगर कोई चिंता की बात होती तो वो तुम्हें ज़रूर बताते, लेकिन इतना ही नहीं है, हैरी ने एक आवाज़ में कहा जो फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। सीरियस, मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। डंबलडोर के ऑफिस में आवागमन कुंजी पकड़ने से पहले एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सांप था। मैं सांप जैसा महसूस कर रहा था। डंबलडोर की तरफ देखते समय मेरा निशान दुख रहा था। सीरियस, मैं उन पर हमला करना चाहता था। उसे सीरियस का थोड़ा सा चेहरा ही दिखाई दे रहा था, बाकी चेहरा अंधेरे में था। ये उस सपने का परिणाम होगा, बस इतनी सी बात है। तुम तब से सपने के बारे में ही सोच रहे थे? और नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता था जैसे मेरे भीतर कोई चीज सिर उठा रही थी, जैसे मेरे भीतर कोई सांप था। तुम्हें नींद की जरूरत है। तुम नाश्ता करो और सीधे पलंग पर पहुंच जाओ। लंच के बाद तुम बाकी लोगों के साथ आर्थर से मिलने जा सकते हो। हैरी, तुम्हें सदमा लगा है। तुम खुद को एक ऐसी चीज के लिए अपराधी मान रहे हो जिसे तुमने सिर्फ देखा है। वैसे बहुत अच्छा रहा तुमने देख लिया, वरना आर्थर मर सकता था। चिंता छोड़ दो। उसने हैरी का कंधा थपथपाया। हैरी को अंधेरे में अकेला छोड़कर पेंट्री से चला गया। हैरी को छोड़कर बाकी सब लोग सो गए। हैरी बेडरूम तक गया जहां गर्मी की छुट्टियों के आखिरी कुछ सप्ताह में वो और रॉन सोते थे। रॉन तो बिस्तर पर पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही सो गया था, लेकिन हैरी पूरे कपड़े पहने बैठा रहा, पलंग की छड़ों से टिका रहा और खुद को जानबूझकर कष्ट में रखता रहा ताकि उसे नींद ना आए। उसे डर था वो सो गया तो हो सकता है नींद में दोबारा सांप बन जाए। हो सकता है जागने पर उसे पता चले कि उसने रॉन को या घर में किसी और को रेंग कर काट लिया है। जब रॉन जागा तो हैरी ने नाटक किया कि उसने नींद पूरी कर ली है। वो लंच कर रहे थे तभी हॉगवर्ट्स से उनके संदूक आ गए ताकि वो सेंट मंगोज जाने के लिए मगलुओं की तरह कपड़े पहन सकें। हैरी के अलावा सभी लोग खुशी खुशी बातें कर रहे थे। जब टोंक्स और बावरे ने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए आए तो उन्होंने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। वे उस हैट पर हंसे जो बावरे नैन ने ऐसे कोण पर पहना था ताकि उनकी जादुई आंख छिप जाए। हैरी के सपने में टोंक्स ने बहुत दिलचस्पी ली, लेकिन हैरी ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। तुम्हारे परिवार में कोई ज्योतिष रक्त तो नहीं है? उसने जिज्ञासा से पूछा जब वो शहर के बीच की तरफ जाने वाली धड़धड़ाती हुई ट्रेन में पास पास बैठे थे। नहीं, हैरी ने कहा, और प्रोफेसर ट्रेलोनी की बात सोचकर उसे ये अपना अपमान लगा। नहीं, टोंक्स ने विचार करते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है कि तुम भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, है ना? मेरा मतलब है तुम भविष्य नहीं देख रहे थे, तुम वर्तमान देख रहे थे। ये अजीब है, वैसे काफी काम का है। हैरी कुछ नहीं बोला। सौभाग्य से वो अगले स्टेशन पर उतर गए। अपने सपने के बारे में किसी और सवाल से बचने की कोशिश करते हुए उसने बावरे नैन से पूछा कि सेंट मंगोज कहाँ छिपा था। जाड़े की हवा में बाहर निकलते समय मूडी बुदबुदाए, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वो ऐसी सड़क पर आ गए जहाँ बड़े बड़े स्टोर थे, क्रिसमस की खरीदारी करने वालों की भीड़ थी, और हैरी को अपने थोड़ा आगे धक्का दिया और उसके पीछे चलते रहे। हैरी जानता था कि झुके हुए हैट के नीचे उनकी आंख सभी दिशाओं में घूम रही होगी। मूडी बोले, अस्पताल के लिए अच्छी जगह खोजना आसान नहीं था। छुमंतर गली में इतनी जगह ही नहीं थी। हम इसे मंत्रालय की तरह भूमिगत नहीं रख सकते थे, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। आखिर उन लोगों ने यहाँ की एक इमारत पर कब्जा कर लिया। मूल बात यह थी कि बीमार जादूगर जाते समय भीड़ में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने हैरी का कंधा पकड़ लिया ताकि खरीदारी करने वालों को उस समूह की वजह से परेशानी ना हो जो बिजली के दुकान में जा रहा था। एक पल बाद मूडी बोले, अब चलो। वो एक पुराने दिख रहे लाल ईंट के डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर आ गए जिसका नाम था पर्स एंड डाउज लिमिटेड। इसका हुलिया गंदा और भद्दा था। विंडोज में कुछ डमी लगे थे जिनकी वी गाड़ी तिरछी थी। धूल भरे सभी दरवाजों पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे थे, मरम्मत के लिए बंद। हैरी ने सुना कि प्लास्टिक के शॉपिंग बैग से लदी एक मोटी औरत अपनी सहेली से कह रही थी, ये स्टोर कभी खुलता ही नहीं। ठीक है, टोंक्स ने उस विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहा जहां एक बहुत बदसूरत महिला डमी खड़ी थी। सभी लोग तैयार हैं?
सभी सिर हिलाते हुए उसके आसपास आ गए। मूडी ने हैरी को आगे करने के लिए कंधों के बीच में एक और धक्का दिया। टोंक्स कांच के इतने करीब पहुंच गई कि उसकी सांस से कांच पर धुंध जमने लगी। उस बदसूरत डमी को देखते हुए उसने कहा, हम यहाँ आर्थर वीजली को देखने आए हैं। हैरी ने सोचा टोंक्स कितनी मूर्खतापूर्ण उम्मीद कर रही है कि कांच के पार से डमी उसकी बात सुन लेगी, जबकि पीछे बसें जा रही हैं। फिर उसने खुद को याद दिलाया कि डमी तो वैसे भी नहीं सुन सकती। अगले पल उसका मुंह सदमे में खुला रह गया जब डमी ने हल्के से सिर हिलाया, अपनी उंगली से करीब आने का इशारा किया। टोंक्स ने जिनी और मिसेस वीजली की कोहनियां पकड़ी और कांच के पार जाकर ओझल हो गई। फ्रेड, जॉर्ज और रॉन उनके पीछे गए। हैरी ने बाहर की भीड़ की तरफ देखा। उनमें से कोई भी पर्स एंड डाउज लिमिटेड के बदसूरत विंडो डिस्प्ले की तरफ नजर उठाकर देख भी नहीं रहा था। उनमें से किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं था कि 6 लोग उनके सामने हवा में गायब हो गए थे। चलो, मूडी गुर्राए, हैरी की पीठ पर एक कोहनी चुभाई। एक साथ वो आगे बढ़े। हैरी को लगा जैसे वो ठंडे पानी के बीच से गुजर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने के बाद माहौल गर्म और सूखा था। वहां पर बदसूरत डमी या कोई संकेत नहीं था। जहां वो खड़ी थी सामने भीड़ भरा रिसेप्शन था, जहां जादूगर और जादूगरनियां लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे थे। यहाँ भी बाहर की सड़क जैसा ही शोरगुल था, क्योंकि कई मरीज बहुत अजीब आवाजें निकाल रहे थे। नींबू जैसे हरे दुशालों में जादूगर और जादूगरनियां आ जा रहे थे। वो सवाल पूछते समय अम्बरीश की तरह क्लिपबोर्ड पर नोट्स लिख रहे थे। हैरी ने देखा उनके सीने पर आकृति मढ़ी हुई थी, एक छड़ी और हड्डी का क्रॉस। उसने रॉन से धीरे से पूछा, क्या ये डॉक्टर है? डॉक्टर? रॉन ने हैरान दिखते हुए कहा, वो मगलू जो लोगों की चीर फाड़ करते हैं? नहीं, ये तो उपचारक हैं। तभी कोने वाला जादूगर घंटी बजाने लगा। उसकी आवाज के ऊपर मिसेस वीजली की आवाज सुनाई दी, यहाँ आओ। वो उनके पीछे कतार में खड़े हो गए, जहाँ सुनहरे बालों वाली एक मोटी जादूगरनी बैठी थी, जिसकी डेस्क पर लिखा था पूछताछ। वहां पर लंबे सफेद घूंघर वाली जादूगरनी की एक बड़ी तस्वीर लगी थी, जिस पर लिखा था डेलिस डरवेंट, सेंट मंगोज उपचारक, 1722 से 1741 तक। हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय की हेडमिस्ट्रेस, 1741 से 1768। डेलिस वीजली समूह को आधी बंद आंखों से इस तरह देखती रही जैसे उन्हें गिन रही हो। जब हैरी से उनकी आंख मिली तो उन्होंने हल्के से आंख मारी, अपनी तस्वीर में एक तरफ खिसकी और गायब हो गईं। इस दौरान कतार में सामने खड़ा एक युवा जादूगर अजीब तरीके से नाच रहा था। जब वो जादूगर लंगड़ा कर नाचता हुआ एक तरफ चला गया तो वीजली समूह कुछ कदम आगे बढ़ा और हैरी ने मंजिल मार्गदर्शिका पढ़ी। वस्तु संबंधी दुर्घटनाएं, भूतल, कड़ाही के विस्फोट, छड़ी का पलटवार, झाड़ू दुर्घटना, प्राणी जनित चोटें पहली मंजिल, काटना, डंक मारना, जलना, शूल चुभना आदि, जादुई विषाणु दूसरी मंजिल, संक्रामक रोग जैसे ड्रैगन पॉक्स, वैनिशिंग सिकनेस, स्क्रोफंगुलस आदि, काढ़े और पौधे के जहर तीसरी मंजिल, फोड़े, फुंसी, बवन, अनियंत्रित हंसी, मंत्र क्षति चौथी मंजिल, मंत्र शाप, गलत तरीके से हुए सम्मोहन आदि। कतार में सबसे आगे एक बहुत बूढ़ा और झुका हुआ जादूगर खड़ा था, जिसने सुनने वाला भोंपू लगा रखा था। उसने घरघराती आवाज में कहा, मैं यहाँ बोर्डरिक बोर्ड से मिलने आया हूँ, 49 नंबर का वार्ड, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जादूगरनी ने कहा, आपको पता है उसका दिमाग पूरी तरह घुमा हुआ है, वो अब भी खुद को टी पॉट मान रहा है। अगला एक परेशान दिख रहा जादूगर अपनी छोटी सी बेटी को टखनों से पकड़कर गोद में लिए था, जबकि लड़की उसके सिर के चारों तरफ उन विशाल पंखों को लहरा रही थी जो उसके सूट के पीछे उगाए थे। चौथी मंजिल, जादूगरनी ने बोरियत भरी आवाज में बिना पूछे कह दिया। मिसेस वीजली डेस्क की तरफ आगे बढ़ी। हेलो, मेरे पति आर्थर वीजली को आज सुबह किसी दूसरे वार्ड में पहुंचाया जाना था, क्या आप बता सकती हैं? आर्थर वीजली, जादूगरनी ने अपने सामने रखी लंबी सूची पर उंगली फेरते हुए कहा, हाँ, पहली मंजिल, दाहिनी तरफ का दूसरा दरवाजा, डी लेवलिन वार्ड। धन्यवाद, मिसेस वीजली ने कहा। सब लोग आओ। वो सीढ़ियां चढ़कर प्राणी जनित चोटों वाले गलियारे में दाखिल हो गए। वहां दाहिनी तरफ के दूसरे दरवाजे पर लिखा था, खतरनाक डी लेवलिन वार्ड, गंभीर दंश। इसके नीचे ब्रास होल्डर में एक कार्ड था जिस पर लिखा था, प्रभारी उपचारक हिप्पोक्रेट्स स्मेथविक, प्रशिक्षु उपचारक ऑगस्टस स्पाई। मॉली, हम लोग बाहर इंतजार करते हैं, टोंक्स ने कहा।
आर्थर एक साथ बहुत से आगंतुकों से नहीं मिलना चाहेगा, पहले परिवार वालों को जाना चाहिए। बावरे नैन ने इस विचार पर गुर्राकर सहमति दे दी और गलियारे की दीवार पर पीठ टिका ली। हैरी भी पीछे टिक कर बैठ गया, लेकिन मिसेस वीजली एक हाथ बढ़ाकर उसे दरवाजे तक ले गईं और बोली, हैरी, मूर्ख मत बनो, आर्थर तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। वार्ड छोटा था, गंदा दिख रहा था। उसकी एकमात्र छोटी खिड़की दरवाजे के सामने वाली दीवार में ऊंचाई पर लगाई गई थी। दीवारें लकड़ी की पट्टियों की थीं और दीवार पर एक तरफ दुष्ट दिख रहे जादूगर की तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे लिखा था आरक्यू हार्ट प्रखैरो 1612 से 1697 तक, आंत निष्कासन शाप के आविष्कारक। वहाँ सिर्फ 3 मरीज थे। मिस्टर वीजली वार्ड के आखिरी सिरे वाले पलंग पर थे, जो छोटी सी लकड़ी के पास था। हैरी को देखकर खुशी हुई, तसल्ली मिली कि वो कई तकियों से टिककर अपने बिस्तर पर आती धूप की एकमात्र किरण में दैनिक जादूगर पढ़ रहे थे। जब वो लोग पास पहुंचे तो उन्होंने ऊपर देखा और देखकर मुस्कुरा दिए। हेलो, उन्होंने दैनिक जादूगर को एक तरफ फेंकते हुए कहा। मॉली, बिल अभी अभी गया है, उसे ऑफिस जाना था लेकिन बाद में आएगा। कैसे हो आर्थर? मिसेस वीजली ने उनके चेहरे को चिंता से देखा। तुम अब भी थोड़े पीले दिख रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिस्टर वीजली ने उत्साह से कहा, अपना हाथ जिनी की तरफ बढ़ा दिया ताकि वो उससे लिपट सके। अगर वो पट्टियाँ उतार सकें तो मैं आज ही घर चल देता हूँ। फ्रेड ने पूछा, तो वो लोग पट्टियाँ क्यों नहीं उतार सकते डैडी? वो जब भी कोशिश करते हैं तो हर बार बुरी तरह से खून बहने लगता है, मिस्टर वीजली ने खुशी से कहा। फिर उन्होंने पलंग के पास वाले कैबिनेट पर रखी अपनी छड़ी उठाकर लहरा दी, जिससे 6 अतिरिक्त कुर्सियां उनके पलंग के पास प्रकट हो गईं। उन सभी के बैठने के बाद मिस्टर वीजली ने कहा, लगता है उस सांप के दांतों में कोई असाधारण किस्म का जहर था जो घावों को भरने नहीं देता। उपचारकों को यकीन है कि वो कोई न कोई विष हर खोज ही लेंगे। उनका दावा है कि उन्होंने मुझसे बुरे मामले ठीक किए हैं। इस दौरान मुझे हर घंटे रक्तवर्धक काढ़ा पीना पड़ता है, लेकिन वहाँ वाला आदमी, उन्होंने अपनी आवाज नीची करके सामने वाले पलंग की तरफ इशारा किया, उसे एक नरभेड़िए ने काट लिया है, बेचारा। नरभेड़िया? मिसेस वीजली दहशत में फुसफुसाईं। क्या उसे सामान्य वार्ड में रखना सुरक्षित है? पूर्णिमा को 2 सप्ताह हैं, मिस्टर वीजली ने उन्हें धीरे से याद दिलाया। उपचारक आज सुबह उससे बात कर रहे थे और समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उससे कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से एक नरभेड़िए को जानता हूँ जो बहुत अच्छा इंसान है और अपनी स्थिति को अच्छी तरह संभाल सकता है। जॉर्ज ने पूछा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं अगर चुप नहीं रहा तो वो मुझे काट लेगा, मिस्टर वीजली ने दुख से कहा। फ्रेड ने अपनी कुर्सी पलंग के ज्यादा करीब खिसकाते हुए कहा, डैडी, हमें बताएं क्या हुआ था। देखो तुम पहले से ही जानते हो, है ना? मिस्टर वीजली ने हैरी की तरफ अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत सीधी सी बात है। मैंने दिन भर काफी काम किया था, मेरी झपकी लग गई और सांप ने मुझे आकर डस लिया। क्या आप पर हुए हमले की खबर दैनिक जादूगर में छपी है? नहीं, जाहिर है नहीं फ्रेड, मिस्टर वीजली ने थोड़ी कटु मुस्कुराहट के साथ कहा। मंत्रालय नहीं चाहेगा कि किसी को ये पता चले कि एक गंदा बड़ा सांप। आर्थर, मिसेस वीजली ने उन्हें चेतावनी दी, मुझ तक पहुंच गया, मिस्टर वीजली ने जल्दी से कहा, हालांकि हैरी को पूरा यकीन था कि उन्होंने बात बदल दी है। मिसेस वीजली ने चिढ़कर कहा, बहुत हो गया आर्थर, बावरे नैन और टोंग्स बाहर हैं, वो तुम्हें देखना चाहते हैं और तुम लोग बाहर जाकर इंतजार करो। उन्होंने अपने बच्चों और हैरी से कहा, तुम लोग चलते समय आकर विदा ले लेना, चलो। वो लोग वापस दरवाजे पर पहुंच गए। बावरे नैन और टोंग्स ने अंदर जाकर वार्ड का दरवाजा बंद कर लिया। फ्रेड ने भौहें उठाई। अच्छा, उसने अपनी जेबें टटोली, अपनी मर्जी चलाओ, हमें कुछ मत बताओ, उसने धीरे से कहा। इन्हें खोज रहे हो? जॉर्ज ने अपने हाथ में एक चीज बढ़ाते हुए कहा, जो मांस के रंग के धागों के गुच्छे जैसी दिख रही थी। तुम मेरे दिल की बात समझ लेते हो। उसने और जॉर्ज ने गुच्छे को सीधा किया, 5 विस्तारक कानों को एक दूसरे से अलग किया। फ्रेड और जॉर्ज उन्हें बांटने लगे। हैरी लेने में झिझका। चलो हैरी, ले भी लो, तुमने डैडी की जान बचाई है। अगर किसी को उनकी बातें छिपकर सुनने का हक है तो वो तुम्हें है। अनिच्छा से मुस्कुराते हुए हैरी ने धागे का एक सिरा लेकर अपने कान में लगा लिया। फ्रेड फुसफुसाया, अच्छा ठीक है। मांस के रंग के धागे लंबे दुबले पतले कीड़ों की तरह कसमसाए और दरवाजे के नीचे से रेंग कर अंदर चले गए। पहले हैरी को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन वो उछल पड़ा जब उसने टोंग्स के फुसफुसाने की आवाज इतनी स्पष्टता से सुन ली जैसे वो उसके पास खड़ी हो। उन्होंने पूरे इलाके को छान मारा है, लेकिन सांप नहीं मिला। ऐसा लगता है तुम पर हमला करने के बाद वो गायब हो गया था।
आर्थर, लेकिन तुम जानते हो कौन को ये उम्मीद कैसे थी कि सांप उसके अंदर जा सकता है? मुझे लगता है कि उसने उसे टोह लेने के लिए भेजा होगा, मूडी ने गुर्रा कर कहा। अगर आर्थर वहां नहीं होता तो उस सांप को चारों तरफ देखने का ज्यादा समय मिल जाता। तो पॉटर का क्या कहना है कि उसने इस पूरी घटना को होते देखा है? हाँ, देखो डंबलडोर को तो जैसे ये उम्मीद थी कि हैरी इस तरह की चीज देखेगा। हाँ, हम सब जानते हैं पॉटर बच्चा अजीब है, मूडी ने कहा। मिसेस वीजली ने फुसफुसा कर कहा, जब मैंने आज सुबह डंबलडोर से बात की थी तो वो हैरी को लेकर परेशान थे। जाहिर है वो लड़का तुम जानते हो कौन के सांप के भीतर से घटनाओं को देख रहा है। स्पष्ट है पॉटर इस बात का मतलब नहीं समझता है, लेकिन अगर तुम जानते हो कौन उस पर काबू कर रहा है। हैरी ने विस्तारक कान को अपने कान से बाहर निकाल दिया। उसका दिल तेजी से उछल रहा था। उसने मुड़कर बाकी लोगों की तरफ देखा। सब उसे घूर रहे थे। उनके कान के धागे अब भी लगे हुए थे, लेकिन अचानक उनके चेहरे पर डर का भाव आ गया था।